बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले नहीं, विटामिन्स आज का हमारा टॉपिक है बच्चे। विटामिन्स, इनको विटामिन्स कहते क्यों हैं? पहला सवाल तो हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली ये हमारे फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। विटामिन्स बेसिकली ये जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे, विटामिन ए सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और ये बी जो है ये पहले अर्ली डिस्कवर्स में से थे। तो वाइटल एमाइंस इनको कहा जाता था। वाइटल मींस जो वाइटल है, अहम है, इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ, उनको वाइटल्स कहते हैं, ठीक है। एमाइन इसलिए कहा जाता था कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुए थे वो अमाइनो एसिड नेचर के थे, ठीक है। उनकी नेचर जो है वो एमाइन थी, इसलिए जो वर्ड था वाइटल, वाइटामिन्स, ये वाइटल अमाइंस, वाइटल अमाइनो एसिड से डिराइव किया गया था। तो इनको हम कहते थे वाइटामिन्स, ठीक है। ऑल्दो कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये गलत थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूंकि वो राइज होगी तो इसलिए हम इसको अभी तक वाइटामिन्स ही कहते हैं। कई जो वाइटामिन्स हैं उनकी नेचर अमाइनो एसिड नहीं होती, ठीक है। जैसे विटामिन सी जो है ये भी अमाइनो एसिड नहीं होता, और भी बहुत सारे हम डिटेल्स सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज हमें एक तो पता चल गया कि सोर्सेज इनके क्या होते हैं, वेजिटेबल्स होंगी, ठीक है, मीट होगा। जनरल अगर मैं ब्रॉड बोलूं तो जब भी आपके पास किसी विटामिन का सोर्स पूछा गया हो तो आप हर किसी के अंदर लिख सकते हैं एग्स, मीट, वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स के कुछ नाम आपने याद कर लेने, ये जनरल है, ठीक है। तो ये आपको काम आएंगे। उसके बाद दूसरी है इनकी क्लासिफिकेशन। देखिए हमने जब भी हम स्टार्ट करते हैं नेचर की बेस पे, तो हम देखते हैं चीजें या तो फैट सॉल्युबल होती हैं या फिर वाटर सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। हमने इसको मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा के हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक के नाम से इसका जिक्र किया था हमने, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो अमूमन इसी तरह हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे कि या तो वो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं या तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं। अब विटामिन जो फैट के अंदर सॉल्युबल है उनको फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम देंगे, ठीक है। और जो विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल है उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन कह देंगे, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको नजर आ रही। और फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो आपको नजर आ रहे हैं ए, डी, ई, के। इसको आप निमोनिक बना सकते हैं अपना अडीक, ठीक है। तो उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। बाकी जब आप हम चैप्टर इसको सारा पढ़ लेंगे ये सारी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद होगी, ठीक है। इसलिए अभी आपको इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे ना उसके बाद दोबारा से हम इस टेबल पर आएंगे और इसको अच्छे से देखेंगे कि हमने जो कुछ पढ़ा है क्या वो ये उस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। और सेल सिग्नलिंग के अंदर हमने देखा था जो विटामिन डी और ए थे ये हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन के अंदर भी आते थे, ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है, हार्पर के अंदर जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। इसके बाद वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन्स हैं, सॉरी विटामिन हैं, उसमें या तो वो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर वो नॉन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि वो बी की ही कुछ कैटेगरीज हैं, जिस तरह वो डिस्कवरी होती है उस तरह उनके नाम जो है हम रखते गए, B1, B2, B3, B5, B6, B7। इस तरह से ये सारे जो बी के डेरिवेटिव्स हैं वो जिनको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है वो बी के साथ उनके साथ सब जो है ना ये वर्ड्स जो है ना B1, B2 सब इसको कहते हैं सुपरक्रिप्ट, सब क्रिप्ट्स जो है ये लगे होते हैं, ठीक है। जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें जस्ट एक आपका आता है विटामिन सी, जो कि आजकल आपको पता है जो कोरोना के अंदर जो है हम बहुत ज्यादा हमें रिकमेंड किया जा रहा है कि आप विटामिन सी जो है वो ज्यादा लें, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो देखिए हमें विटामिन की इंपॉर्टेंस पता होगी तो हम जो है इससे बेनिफिट जो है हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमें नहीं ना पता। तो एज ए डॉक्टर विटामिन हमारे लिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है, क्लिनिकल लाइफ के अंदर बहुत काम आएंगे। तो विटामिन सी जो है क्योंकि इसका जिक्र हमने अक्सर और बेशतर सुना है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या रोल इसका है इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। अभी आपको याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या बी कॉम्प्लेक्स या नॉन बी कॉम्प्लेक्स, नॉन बी कॉम्प्लेक्स में जस्ट बी नहीं है तो सी, विटामिन सी आ गया, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं, B1, B2, B3, अभी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम साथ साथ इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये फॉलिक एसिड है, ये विटामिन B12 है। फिर बी कॉम्प्लेक्स में जो कैटेगरीज आती हैं उसमें कुछ होते हैं आपके जो विटामिन हैं वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं हिमेटोपोइटिक, ठीक है। उसमें दो इसने लिखे हुए हैं, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये लिपनकॉर्ड का टेबल है उसके अंदर भी लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे विटामिन सी का जिक्र भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता इसलिए उन्होंने इसको सेपरेट लिखा हुआ है, हालांकि हिमेटोपोइटिक के अंदर
विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन सी, तीनों जो है हिमेटोपोइटिक होते हैं, ठीक है। इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम क्लासिफिकेशन लिपनकॉर्ड के अंदर अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग किस तरह, ये हम इंडिविजुअली जब इनको पढ़ेंगे तब इनको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद वाइटामर्स एक टर्म यूज होती है, जिस तरह आपने आइसोमर्स पढ़े थे, ठीक है, इसी तरह वाइटामर्स भी एक टर्म है, ठीक है। अच्छा, मैं वाइटामिन्स की डेफिनेशन बताना भूल गया। वाइटामिन्स होते क्या हैं बेसिकली, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। वाइटामिन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है, और ये बड़ी ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बॉडी को रिक्वायर होते हैं, किस लिए, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड द ग्रोथ, ठीक है। What are vitamins? These are the organic compounds required by the body in very small quantity for the proper functioning and growth of the body. और ये ना हो तो हमारे रिएक्शंस जो हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की जितने रिएक्शंस हैं वो सारे विटामिन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो कोफैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं हमारे विटामिन्स। अब जो विटामिन्स होते हैं इनकी फिर सब टाइप्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे विटामिन ए का जिक्र किया हुआ है, तो विटामिन ए का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर तो अल्कोहल ग्रुप हो, इस विटामिन ए का दूसरा नाम जो है वो होता है रेटिनोइक एसिड, ठीक है, इसको रेटिनोइक एसिड कहा जाता है। तो इसके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोसी डबल बॉन्ड ओ एच जो है ये ग्रुप होगा तो इसको रेटिनोइक एसिड का नाम देंगे। अगर इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो रेटिनोल का नाम दे देंगे हम, ठीक है। अगर इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इसको हम रेटिनल का नाम दे देंगे। तो रेटिनोल, रेटिनल या फिर रेटिनोइक एसिड, ये तीनों क्या है, सिर्फ थोड़ा स्ट्रक्चरली जो है इनका डिफरेंस है, फंक्शनली भी थोड़े से ये डिफरेंस होते हैं, लेकिन ये तीनों क्योंकि विटामिन ए की डिफरेंट फॉर्म्स है इसलिए हम इसको कहते हैं विटामिन्स ऑफ द विटामिन ए। The term vitamins represent the chemically similar substances that possess qualitatively similar vitamin activity. इनकी एक्टिविटी चूंकि सेम होती है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, इसने बिल्कुल सेम लिखा हुआ लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे डिफरेंस आ रहा होता है। इस तरह जैसे नीचे विटामिन B6 का जिक्र किया होता है, पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिल है, पायरोडॉक्सामाइन है। पायरोडॉक्सिन, डॉक्सल के अंदर वही एल जिसके एंड पे आ जाए, आपको पता है ये एल्डिहाइड के लिए होता है। पैराडॉक्सामाइन इसमें एमाइन ग्रुप होगा, ठीक है। पैराडॉक्सिन जो है ये इसकी नेचुरल फॉर्म है, विटामिन B6 की रियल फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एक ही विटामिन की, उसको विटामिन्स का नाम दिया जाता है, और ये SCQ आ चुका है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। बाकी आपको क्लासिफिकेशन याद होना हो, कुछ याद होना हो, इस विटामिन्स की डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में आ चुकी है और आती है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है विटामिन B2। मैं लिपनकॉर्ड की जो है वो जो सीक्वेंस है ना उसको फॉलो नहीं करूंगा, मैं देखूंगा जो इजी से हम जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो विटामिन B2 जो है इसमें इजी है सबसे, ठीक है। विटामिन B2 को आपने बहुत दफा पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। विटामिन B2 क्या होता है, B2 के साथ मैंने इसके जो है सोर्सेज भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये साथ में ये किडनी पड़ी हुई है, लिवर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं कुछ, ठीक है, बीन्स हैं, यहाँ पे एग्स हैं, यहाँ पे आपके पास एलमंड बादाम पड़ा हुआ है, ये सारे सोर्सेज हैं इसके, ठीक है। दोबारा से इसको बता देता हूँ कि सोर्सेज क्या क्या है आपको। दूध के अंदर होता है ये, ठीक है, गोश्त मीट के अंदर होता है। एग्स जो है, एग्स को मैं कहता होता हूँ कि ये आपका नेचुरल मल्टीविटामिन है, ठीक है। नेचुरल मल्टीविटामिन जो है एग्स होते हैं, एग्स के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन। जब आपको कुछ सोर्स याद ना हो आप एग्स लिख दें, ठीक है, क्योंकि एग्स के अंदर तकरीबन हर विटामिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लिवर है, किडनी है, ठीक है, ये रिच सोर्सेज है इनके अंदर। बाकी इसके अलावा जो है पुअर सोर्सेज के अंदर आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फिश है, ठीक है, सीरियल्स हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना, रोजा है सबका तो, लेकिन अगर आप, मुझे लगता है आपको भूख लगेगी इन चीजों को देख के, लेकिन आपने घबराना नहीं है बस। इसके बाद ये थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है विटामिन ए, ये इसकी पूरी क्लासिफिकेशन जो है स्टार्ट से एंड तक इसको जिक्र किया है। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये डेफिनेशन इसकी आ गई, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल इसने दे दी राइबोफ्लेविन, ठीक है। B2 का जो दूसरा नाम है विटामिन B2 का, वो राइबोफ्लेविन होता है, क्योंकि ये प्लांट से डिराइव हुआ था, फर्स्ट टाइम ये प्लांट से डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको राइबोफ्लेविन का नाम दिया जाता है। डेली बेसिस पे हमें इसकी 1.7 मिलीग्राम जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको जब आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो आप इससे ज्यादा भी कभी कभी इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डोसेज जो है इसकी नॉर्मली हमें कितनी चाहिए होती है, 1.7 मिलीग्राम पर डे। इसके सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्सेज के अंदर आपके पास मैंने बता दिया लिवर था, किडनी था, मिल्क था, इसके अलावा एग्स थे आपके, ठीक है,
लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स थी। तो ये इसके नेचुरल सोर्स थे। आप इसको सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको मेडिकल स्टोर से जो है मिल जाती हैं। तो एंड पे जो है मैं सप्लीमेंट्स का भी जिक्र करूंगा कि कौन सा सप्लीमेंट जो है आप ले सकते हैं। तो इसमें भी सप्लीमेंट्स के तौर पे आप इसको आर्टिफिशियली ले सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन B2 का? लिपन कॉर्ड के अंदर इसके दो फंक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा और जिक्र करते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, आपके जो नेल्स है, नाखून, आपकी जुबान, टंग को प्रोटेक्ट करता है डैमेजिंग इफेक्ट से, आपकी आईज को प्रोटेक्ट करता है, आपके माउथ को, आपके लिप्स को, ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उससे बचा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि राइबोफ्लेविन जो है ये इसका जो दूसरा नाम है, आप इसके अंदर जब एटीपी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ना, तो इसको FAD और FMN भी कहा जाता है, ठीक है, इसकी जब एक्टिव फॉर्म्स बनती है। विटामिन B2 की एक्टिव फॉर्म का नाम क्या होता है? ये इसका नेचुरल नाम है विटामिन B2 का, राइबोफ्लेविन। लेकिन जो इसकी एक्टिव फॉर्म है जिसमें ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो होता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। जब इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएगा, जब एक और ATP से जो है राइबोस जो है वो इसके साथ अटैच होगा, तो इसको FAD का नाम कहेंगे। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि हमने जब FSC के अंदर मैट्रिक के अंदर TCA साइकिल पढ़ा था, तो वहां पर जब सक्सिनाइल CoA से जो है वो रिएक्शन बनता था, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड करता था आगे, तो वहां पर FAD जो है FADH2 के अंदर कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता था, दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करता था और FADH2 बनाता था। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एनर्जी रिएक्शंस के अंदर, एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली, अगर हम मोर स्पेसिफिकली कहें तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इनका रोल होता है। FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बच्चे, FMN स्टैंड्स फॉर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो एनर्जी में इसका रोल लिपन कॉर्ड के अंदर से जस्ट यही लिखा हुआ है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो है हेल्प करते हैं। हालांकि इसके जो बाकी फंक्शन हमने जिक्र किए कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टंग को, नेल्स को, स्किन को, आईज को, माउथ को और लिप्स को। तो जब हम इसकी डेफिशिएंसी होगी तो यही चीजें जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम इसकी देखते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है, ये वही चीजें दोबारा से इसने जिक्र कर दी है कि आईज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फटीग नहीं होने देता, ठीक है, आईज, इसके अलावा क्रॉनिक फटीग से, क्रैकिंग ऑफ स्किन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें विटामिन B2 के फंक्शंस हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? सवाल तो ये है ना, क्या हमें कॉन्सेप्ट आ गया कि इसका फंक्शन क्या है, कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपकी स्किन को, आपकी टंग को, आपकी आईज और माउथ को। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होगा? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से आपकी जो टंग है इसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोसाइटिस का, ठीक है। फिर आपने कुछ बच्चों को देखा होता है कि उनके ये जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे फिशरिंग होना शुरू होती है, वो वाइटिश वाइटिश से हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहां पे ये जिस तरह जख्म वाउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं चिलियोसिस, चिलोसिस या चिलियोसिस, ठीक है। तो इसको चिलोसिस का नाम दिया जाता है। दूसरी जो डेफिशिएंसी की जो सिम्टम आती है वो होती है चिलोसिस। और तीसरी हमने कहा ये आईज को प्रोटेक्ट करता है, तो आईज के अंदर इचिंग, खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, आईज जो है रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स आती हैं जो लिपन कॉर्ड के अंदर 3 मेंशन है। और मुझे याद है कि एक वक्त तक मेरे एक सीनियर थे फाइनल ईयर के, वो उनके एक सिनेरियो आया हुआ था फाइनल ईयर में, क्योंकि सिनेरियो ज्यादा आते हैं। तो सिनेरियो के अंदर पेशेंट की बहुत ज्यादा हिस्ट्री दी हुई थी और साथ में 3 सिम्टम्स लिखी हुई थी, ग्लोसाइटिस, चिलोसिस और इचिंग। तो उन्होंने मुझसे लिपन कॉट मांगी, तो लिपन कॉट के ऊपर यही 3 चीजें जो है मेंशन थी। तो सिनेरियो में उसको डायग्नोज क्या करना था कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो देखिए फाइनल ईयर तक आपको ये काम आएगा। तो आपने ये तीनों वर्ड्स जो याद रखने, ग्लोसाइटिस, चिलोसिस, इचिंग एंड बर्निंग ऑफ द आईज, ये इसकी डेफिशिएंसी से जो है जो हमारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट होते हैं, वो उनका नाम है। ग्लोसाइटिस फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, चिलोसिस फिशरिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, और इचिंग एंड बर्निंग ऑफ द आईज, ठीक है। इसके अलावा एक जो स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, ये हमने पीछे पढ़ा कि ये स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो स्किन अगर डैमेज होगी तो उसको कहते हैं डर्माटाइटिस। डर्मा स्किन के लिए वर्ड यूज है, टाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन के लिए। तो डर्माटाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, या आप कह सकते हैं फिशरिंग ऑफ स्किन, जिसमें स्किन जो है डैमेज होती है। तो ये भी इसकी एक सिम्टम है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से मैंने एक स्लाइड ऐड की है ताकि हम दोबारा से इसके फंक्शन को देख सकें और सिम्टम्स को देख सकें कि कैसे होता है। इसमें वाउंड हीलिंग जो है वो स्लो हो जाती है, इसलिए जो है स्किन क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि टंग जो है वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, टंग जो है इन्फ्लेम कर जाती है, ठीक है। फोटोफोबिया एक चीज होती है। फोटोफोबिया कहते हैं लाइट से जो है
डर लगना, यानी चुंधिया जाना जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, आंखें चुंधिया जाती हैं जब आप लाइट की तरफ देखते हैं, तो आपकी आंखों में पेन स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आईज के अंदर इरिटेशन पहले ही होती है, ठीक है, इरिटेशन हो रही होती है और पहले इचिंग हो रही होती है, तो लाइट को आप नहीं देख सकते। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी होगी, उनको फोटोफोबिया हो जाता है, ठीक है, वो लाइट में नहीं देख सकते। तेज लाइट, इससे मुराद ये नहीं कि वो दिन के अंदर नहीं गुजर सकते, दिन के अंदर वो उनको मसला होगा, तेज लाइट की तरफ, जिस तरह लाइट कोई हो, टॉर्च लाइट हो या ट्यूब लाइट हो या कोई बल्ब है, उसकी तरफ नहीं वो डायरेक्टली देख सकते, ठीक है। इसके साथ क्रैक्स आते हैं माउथ के कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। स्किन जो है पील होना स्टार्ट हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है स्किन, छोटे छोटे उसके पीसेस बनना शुरू हो जाते हैं। इचिंग होती है, रेडनेस होती है आईज के अंदर, ठीक है। अपर लिप्स या लोअर लिप्स, लिप्स के कॉर्नर्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्ली जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं ना, जिनकी उम्र जो है ज्यादा हो चुकी होती है, हमारे एल्डर्स जो होते हैं, उनमें असल में इशू ये होता है कि उनकी जो इंटेस्टाइन है ना, उसकी एब्जॉर्बिंग जो एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी है ना, वो डिक्रीज हो चुकी होती है। तो इस वजह से जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, उनके अंदर विटामिन, सिर्फ इसकी नहीं, बाकी विटामिन की भी डेफिशिएंसी होना एक आम सी कॉमन सी बात है। इसलिए जो है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अक्सर आप देखते हैं कि वो इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं, वो मल्टी विटामिन खा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो मल्टी विटामिन या जो चीजें खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एबिलिटी जो है एब्जॉर्प्शन की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरल फूड्स के अंदर पहले ही कम होता है, तो वो ग्रेडियंट जनरेट ही नहीं होता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और उनके अंदर ये डेफिशिएंसी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक क्लिनिकली, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट आपको क्लिनिकल नॉलेज ओरिएंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सर्बेक्स जी का जिक्र कर दिया है। अमूमन जो हॉस्टलाइट्स होते हैं, ठीक है, या जो जिम कर रहे होते हैं, वो लोग सर्बेक्स जी ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये एक मल्टीविटामिन का नाम है, ठीक है। 200 से 300 तक इसकी प्राइस है, ठीक है। तो मल्टीविटामिन है ये। इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी होते हैं, विटामिन ई भी होता है, सी भी होता है, इसके अलावा जिंक भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड होता है। तो ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को सप्लीमेंट्स रिकमेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो इंटरनेशनल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करें, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर सर्बेक्स ये एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और नॉर्मली आप इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खास तौर पर जो हॉस्टलाइट्स होते हैं मेडिकल लाइफ में, चूंकि हॉस्टलाइट्स की तादाद ज्यादा होती है, तो हॉस्टलाइट्स जो है ना मल्टीविटामिन खाते हैं, क्योंकि उनको उनकी डाइट जो है वो इस कदर प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। वो दूध नहीं पी रहे होते हैं, उनके पास वो जो डाइट है वो चावल ज्यादा खा रहे होते हैं, इस वजह से उनको ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो वो मल्टीविटामिन का फिर यूज करते हैं। अब मैं आपको लिपन कॉर्ड से जो है दिखा देता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा है, ठीक है। ये है राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन के अंदर हमने देखा कि FMN और FAD जो है इसकी दो एक्टिव फॉर्म्स है, ठीक है। ये असल में आपको डायग्राम नजर आ रही है, राइबोफ्लेविन बेसिकली होता है। राइबोफ्लेविन से इसका स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बनता है इससे, ठीक है, जब ये एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच होता है। इसके दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं राइबोफ्लेविन फॉस्फेट इज इक्वल टू द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। जबकि इसके पास जब एडी एक और एटीपी जो अटैच होता है, तो फिर उससे बनता है FAD। उसमें क्या होता है कि एटीपी बेसिकली इसमें से दो फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाते हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो होता है इसमें राइबोज भी होता है, ठीक है, पूरा न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, एडेनिन शुगर भी होती है, वो सारा पूरा, और एक फॉस्फेट भी होता है, दो फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ एक फॉस्फेट और बाकी पूरा एटीपी का स्ट्रक्चर वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये इसका FAD, FMN और राइबोफ्लेविन ये इसका स्ट्रक्चर था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि FMN और FAD जो है ये रिवर्सिबली एक्सेप्ट कर सकते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स को, जिसके FMN से बनेगा FMNH2 और FAD से बनेगा FADH2। और लास्ट में इसकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स आएंगी वो लिखी हुई है, डर्माटाइटिस, चिलोसिस। डर्माटाइटिस मैंने बता दी, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होती है। चिलोसिस होती है फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। और ग्लोसाइटिस होती है टंग जो है वो स्वेल कर जाती है, ठीक है, और इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके साथ न्यू एडिशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एक और चीज राइबोफ्लेविन के बारे में, कि राइबोफ्लेविन जो है वो हीट से सॉरी हीट स्टेबल होता है, लेकिन सॉरी हीट अनस्टेबल होता है, ये हीट को बियर नहीं कर सकता। तो हीट के अंदर जो है ना इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लाइट के अंदर लाइट सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। जब लाइट पड़ती है, जब आप दिन के अंदर, जब गर्मियों के अंदर आप निकलते हैं, तो नॉर्मली क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है, तो हीट जो है इसको डैमेज कर देती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस विटामिन की डेफिशिएंसी नॉर्मली हो सकती है।
तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है न्यू एडिशन के अंदर कि जब हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है तो फोटोथेरेपी होती है। तो ये क्या चीज होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली जो बच्चे पैदा होते हैं ना, अमूमन उनको एक टर्म बोली जाती है कि उनको पीलिया हो जाता है। बच्चों का कलर जो होता है ना वो येलो येलो होता है सम टाइम, ठीक है। तो वो बेसिकली उसकी रीजन ये होती है, उसको वो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं होती। जॉन्डिस जिसको आप कहते हैं, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उसको कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है बच्चों को, उनका लिवर जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो बच्चे होते हैं। तो जैसे जैसे वो डेवलप होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो इस वजह से जो बिलीरोबिन है ना, वो क्योंकि एक टॉक्सिन है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता। बच्चे असल में मेरे पास पीडीएफ में है नहीं न्यू एडिशन जो है ना, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर सका। मेरे पास एडिशन ये था, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ साथ, इसी वजह से कि आपका मिस ना हो जाए ये पॉइंट। न्यू एडिशन के अंदर आपको मिलेगा ये। तो बच्चों को जो पीलिया होता है ना, तो उन बच्चों की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है, उनको लाइट के ऊपर, लाइट में रख दिया जाता है सुबह सुबह के वक्त ना। येलो लाइट जो सुबह सुबह की होती है, डॉन एंड डस्क के टाइम पे, उस धूप के अंदर बच्चों को लिटाया जाता है ताकि वो जो बिलीरुबिन है, वो लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर सोल्यूबल बन जाता है, ठीक है, उसकी एक फॉर्म बनती है। तो वो फिर यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो उसका लेवल फिर ब्लड के अंदर इंक्रीज नहीं होता, और वो टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो उससे प्रिवेंशन मिलती है। तो उन बच्चों के अंदर जिनकी फोटोथेरेपी हो रही होती है, पीलिया के पेशेंट जो होते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया जिनको हुआ होता है बच्चों को, तो उनकी फोटोथेरेपी चल रही है। तो उसमें ये होता है फिर उनको विटामिन B2 के हम सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। उनकी ट्रीटमेंट के साथ हम विटामिन B2 के सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि बच्चे का जो B2 लेवल है वो डिक्रीज ना हो जाए, और उसके जो ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, क्योंकि आपको पता है TCA साइकिल इस पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर FAD नहीं होगा तो वो कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस वजह से विटामिन B2 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। ये हमने सारा कवर कर लिया है। इसके जो जो चीजें हमने हमारे रेलेवेंट थी, जो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो इसके रेलेवेंट, कहीं पर समझ ना आई हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, जब आपका दिल करे, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स।